2023 जब जा रहा था तो वो देश में महिला आरक्षण को कानूनी जामा पहना चुका था। ठीक, 33% महिला आरक्षण लागू होगा, वो अटल हो गया था। उस संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में 450 उसके हक में वोट पड़े थे। सिर्फ 2 कोई थे ऐसे महान सांसद जिन्होंने उसके विरोध में वोट दिया, अन्यथा 450। और राज्यसभा में 100% पक्ष में मतदान, एक भी विरुद्ध वोट नहीं। राष्ट्रपति के आंगन में वो विधेयक गया, राष्ट्रपति जी ने तुरंत मोहर लगा के दस्तखत मार दिए, विधेयक कानून बन गया। ठीक, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुआ। उस विधेयक की कहीं राई रत्ती आहट हमने नहीं सुनी कि उस कानून की, कि देश में इतना बड़ा काम हो गया। 78 साल की आजादी के बाद इतना बड़ा पहला काम, देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण, लेकिन उसका कहीं कोई चुनाव में ऐसा नहीं था सुशील जी, क्योंकि भाजपा जो उसको लाई, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, वो 240 पे अटक गए। बिना महिला आरक्षण लाए वो 320 चले गए थे, और महिला आरक्षण को कानून बना दिए तो 240 पे टिक गए। सुशील जी, हमारे एक पारंपरिक समाज जहाँ पर अभी भी महिलाओं की वहां पर अभी भी है, खासतौर पर नहीं बन पा रहा है, जिस पर हमारे मतदान न हो। विषय है सभी राज्यों में गैस सिलेंडर का मुद्दा है, बेहतरीन सुविधाएं क्या है। चुनावी राजनीति में महिला इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बन पा रहा। अभी यही सुशील जी, एक मिनट, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बन पा रहा? इससे कोई बड़ा, प्रदेश की 50% आबादी से सीधे जुड़ने वाला मुद्दा, और इससे बड़ा मुद्दा क्या आएगा? ये मुद्दा चुनाव में क्यों नहीं जो बनता है, ये मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं आपसे। इसलिए देखिए, चुनाव इसलिए नहीं बन पा रहा, पारंपरिक समाज में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र हैं, महिलाएं अभी राजनीति नहीं जुड़ी। ठीक है सुशील जी, अब रुकना होगा, मैं नेहा के पास चलूंगा, लेकिन मेरी राय इससे अलग है सुशील जी की राय से। पारंपरिक समाज, उन्होंने एक बात कही, गांव देहात की महिलाएं, पूरे हिंदुस्तान भर की महिला और पारंपरिक समाज और गांव देहात अगर सबसे बड़े स्वरूप में कहीं देश में मौजूद था तो आज से 20, 22, 25 साल पहले बिहार में था, जहां से अनंत अमित आते हैं। ठीक, वहां तक पूरा संदेश चला गया। जहां स्कूल नहीं था, पढ़ाई तो छोड़ो महिला की, जब स्कूल ही नहीं था तो पुरुष ही नहीं पढ़ा, महिला क्या पढ़ेंगी वहां, क्या? लेकिन नीतीश कुमार आए, उन्होंने महिलाओं के लिए फैसले किए और महिलाओं तक वो फैसले पहुंचे, और लालू और भाजपा दोनों मिलकर नीतीश की टांग कभी नहीं हिला पाए। ना लालू हिला पाए, ना भाजपा ही हिला पाए। इस बात की गवाह हम हैं। पहली बार जब नीतीश चुनाव में जीते हैं और मुख्यमंत्री बने तो वो इसलिए बने क्योंकि 2.5% ज्यादा वोट कास्ट किया पहली बार बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से। तो सुशील जी, वहां तो इतना परंपरागत समाज में भी महिलाएं आगे निकल गई, तो फिर यूपी में क्यों नहीं निकली और महाराष्ट्र में क्यों नहीं निकली? महाराष्ट्र में तो ज्योतिबा फुले बहुत पहले स्कूल बनवा दिए थे, बिहार में तो कोई ज्योतिबा फुले हुए नहीं। इसलिए इसके पीछे अभी आपको थोड़ा और गहरा डूबना चाहिए सुशील जी। मथो, पता करो कि मसला क्या, इतनी बड़ी घटना घट गई और उसका असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा और हो गया। क्या भाजपा वाले सोच रहे थे कि कुछ मिले बढ़ेगी, 240 पे आ गए, और 10-20 सीट का और लोचा हो जाता तो राम भजो, फिर तो समाधि वाली स्थिति आ जाती। नेहा शालिनी दुआ, मैं वही चीज, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ,
लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, बस जो सुशील जी समझ रहा था, देश ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के कानून को स्वीकार कर लिया, देख लिया 2023 के अंत में। ठीक, 27 सितंबर अगर सही आकर डेट शायद थी जब प्रेसिडेंट का साइन हुआ उस पर, वो कानून बन गया उसी दिन। ठीक, 24 के चुनाव में उसकी कोई छाया ही नहीं दिखाई दी, जबकि कुछ ही महीने बाद चुनाव हुआ। आज अब आपसे सवाल ये है, क्या आप ऐसा मानती हैं कि वुमेन रिजर्वेशन पर जितनी पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त देश में, क्या इधर वाली उधर वाली, नारी बंधन नारी चंदन जो भी खेमेबाजी हो रही है, क्या उसका रियल लिटमस टेस्ट 23 और 29 तारीख को बंगाल में हो जाएगा? कि ऐसा आप मानती हैं? क्योंकि इस वक्त तो मुद्दा बड़ा कर दिया भाजपा ने भी, विपक्ष ने भी कर दिया। जनता को पहली बार वोट देने का अवसर मिलेगा बंगाल में इस घटना के बाद। तमिलनाडु और बंगाल, क्या इन दो असेंबली के इलेक्शन रिजल्ट 4 मई को ये बता सकते हैं हमको नेहा कि महिला आरक्षण आगे मुद्दा रहेगा या नहीं? जी देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बंगाल के इलेक्शंस पे इसका काफी असर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जनता को के बीच अब ये बात है कि कितनी अच्छी तरह भाजपा उसको इनकैश कर पाती है, समझा पाती है जनता को, महिलाओं को स्पेशली, कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल था ये उनके फेवर में था और विपक्ष ने इसका बायकॉट करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हद तक महिलाओं को समझा पाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी या डीएमके, ये सारी पार्टियां भी एक बात को लेकर अपोज कर रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं थे, हम सिर्फ एक मिनट ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। महिला आरक्षण के विरोध और समर्थन का प्रश्न ही नहीं, ना अनंत अमित उसके समर्थन में कुछ कर सकते हैं, ना अशोक यादव विरोध में कुछ कर सकते हैं। वो तो विषय ही खत्म हो गया, कानून बन गया दादा, उस पर अधिसूचना जारी हो गई, गजट हो गया। क्या डबल करोगे? नहीं ना, वो तो कानून बन गया, विषय बंद करो। 850 जो बिल गिरा, वो मालूम है कौन सा बिल गिरा लोकसभा में? वो बिल था, यह सदन लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 को एक्सटेंड करके 850 करती है। क्या ये बिल था? ये नामंजूर हो गया। महिला आरक्षण का तो केस चैप्टर बंद हो चुका नेहा। बट ये आप देखिए, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि कम पॉपुलेशन थी। आप समझिए 2011 की जनगणना जब हुई कांग्रेस के टाइम पे, तो थी हमारी 121 करोड़ 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या काउंट होती है। आज जो है लगभग 149 या 150 करोड़ के लगभग है, मतलब अभी हो रही है, लेकिन इतना लगभग माना जाता है कि इतनी है ही है। तो जब तब थी सीटें 120 करोड़ पे थी सीटें हमारी 543, आज उसको बढ़ाकर, क्योंकि अब जनसंख्या भी बढ़ गई है, उसको 850 करना चाह रहे हैं परिसमन के तहत। तो मुझे लगता है कि वाजिब है, कोई गलत बात भी नहीं है कि 1 लाख बंदा 1 लाख पर एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक एमएलए होना चाहिए, या 2 लाख पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10-10 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतनी बड़ी बड़ी जनता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सिर्फ एक प्रतिनिधित्व करने वाला एमएलए, जिसको जनता को ही नहीं पता होता, उन्होंने 5 साल तक अपने एमएलए की शक्ल नहीं देखी होती, ना एमएलए ने अपने जनता की पूरी शक्ल देखी होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है नेहा, अभी रुकना होगा। परिसीमन पर जब बहस करेंगे तो ये सब विषय आएंगे जो नेहा कह रही हैं, जिस दिन भी हम परिसीमन पर बहस करेंगे। 37 लाख तक पर एक एमपी है इस देश में, वो विषय नहीं आज। ठीक है नेहा, रुक जाओ, वो विषय नहीं आज। परिसीमन का महिला आरक्षण को लेना देना नहीं ना, पहले तो ये सब लोग समझो, जितने यहां बैठे नेता, वक्ता, प्रवक्ता, विश्लेषक, सब, महिला आरक्षण का परिसीमन से कोई लेना देना नहीं। महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज ने ये कहा, अभी करिए, तुरंत करिए, राइट नाउ लागू कर दीजिए। यानी
543 में से 33% रिजर्व कर दीजिए महिलाओं के लिए, फिर इत्मीनान से जनसंख्या जनगणना हो जाए। फिर 2011 की ही क्यों, जब 26 की शुरू ही हो गई और अब की डिजिटल हो रही है, क्या रजिस्टर वाली तो होने नहीं। मेरे परिवार के 4 लोग जनगणना में लगे हैं, तो अब तो बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो पहले तो बहुत समय 3-4 साल लगते थे, अब तो कहा जा रहा है 1.25 साल के भीतर फाइनल डाटा आ जाएगा। तो उसके बाद परसिमन आयोग बन जाएगा, विद 3 इयर्स काम खत्म। फिर ताजा ही क्यों नहीं ले। जब हमने इतना इंतजार कर लिया तो 5 दिन पुराना मदर डेयरी का दूध क्यों लें, जब सुबह आने है ताजा, तो सुबह नहीं लेंगे जो 5 दिन आगे तक चले। 11 की जनसंख्या लेना, जनगणना लेना ठीक नहीं है। उसका कारण 11 की जनगणना में मान लीजिए आया होगा 100 करोड़, और 26 की जनगणना का रिजल्ट जब आए 27 में नेहा जी, तो आ जाए 170 करोड़, तो फिर सब भैंस गई पानी में। फिर क्या दूसरे दिन फिर परसिमन करेंगे? ऐसा तो संभव नहीं ना। परसिमन मीन्स समथिंग बिग। उससे बड़ी कोई एक्सरसाइज डेमोक्रेसी में होती ही नहीं परसिमन से बड़ी, ये समझ लीजिए। एक एक गली मोहल्ले तक परसिमन आयोग को जूझना पड़ता है। अनंत अमित और अशोक यादव लड़ जाते हैं है कि ये गली नहीं हटेगी यहां से, वो कहते हटेगी। छोटा काम नहीं ना परसिमन, बरसों लगते हैं उसमें, बरसों। तो क्या दोबारा करते? ये विषय है, ये सब विषय है। खैर रवि प्रताप जी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि परसिमन कैसे होता, कब होगा, छोड़ दीजिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, जिस बात से कांग्रेसियों को अभी सहमत नहीं वो हो सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने लाइन उल्टी ले ली। लेकिन मैं परसिमन पर एक फाइनल अपना वो बता दूं, परसिमन लोकतंत्र में केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। राहुल गांधी को क्या पसंद है और अखिलेश यादव को क्या पसंद है और भाजपा को क्या पसंद है, इससे कोई मतलब नहीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके अलावा मुझे संसदीय लोकतंत्र में कुछ समझ नहीं आता, बाकी सब बातें फर्जी हैं। अगर तमिलनाडु के पास, अगर देश ये तय करता है कि 10 लाख पर एक सांसद रहेगा या 20 लाख पर एक सांसद रहेगा, तो तमिलनाडु की टोटल जनसंख्या में से 20 लाख का भाग दे देंगे, उनकी सांसद की संख्या निकल आएगी। वो कम हो या ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता? रवि जी, विषय ये। खैर, लेकिन आज परसिमन का विषय नहीं, आज विषय है महिला आरक्षण को लेके 2 नैरेटिव। वो तो आप समझिए कि अब क्या दोहराना, आपका नैरेटिव अलग है और भाजपा का अलग है। इसका पहला इम्तिहान पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। है, महिला मुख्यमंत्री हैं और मतलब जागृत मुख्यमंत्री हैं, धुआंधार हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर जो नई लड़ाई शुरू हुई है पिछले 4 दिनों में, उसका पहला सेमी रिजल्ट 4 मई को बंगाल से आ जाएगा? रवि प्रताप जी। अमिताभ जी, देखिए, ये भाजपा जो है ना, ये सिर्फ कोई ना कोई नैरेटिव बनाती है। मैं बहुत पहले आपको बोला कि महिला आरक्षण तो बहाना है, परसिमन निशाना है। जब हम राजीव गांधी जी लेकर के आए, निकायों में 33% तो इन्होंने विरोध किया, फिर उसको नरसिम्हा राव जी ने पास कराया। जब 2010 में आपके मनमोहन सिंह जी लेके आए तो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में नहीं बहुमत बन पाया। अब जब 28 सितंबर को विधेयक पास हो गया और उस विधेयक में परिसीमन और जनगणना, ये दोनों शब्द हमने मांग नहीं किया, ये भाजपा ने उसमें लगाया था। हमने तो कहा नहीं था, हमने तो कहा कि तत्काल लागू करिए। और जब ये 28 सितंबर 2023 को पास हो गया तो इतने मूर्ख तो है नहीं कि अधिसूचना जारी ना करें। गजट नोटिफिकेशन किया नहीं, और गजट नोटिफिकेशन भी नहीं किया। और जब इस बार ये बिल लेकर के आए तो संशोधन बिल लेकर के आए, बिल नहीं लाए, संशोधन। जब बिल ही अस्तित्व में नहीं था तो संशोधन कैसे हो सकता है भाई? तो आनंद फानंद में 15 तारीख को रात में उसको गजट नोटिफिकेशन जारी करके 16 तारीख से इंप्लीमेंट कर दिया। और जो संविधान के आर्टिकल 81 में है कि परिसीमन निश्चित रूप से आपका कहना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होना चाहिए, लेकिन ये जो ला रहे थे ना, हमने 71 में जब किया गया था तो फेडरल स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए किया गया था, और 25 साल बाद उसी को वाजपेयी जी ने भी आगे कर दिया था। तो ये कह रहे थे सदन में आदरणीय
गृह मंत्री वाजपेयी जी बहुत चालाक थे, वो जानते थे कि कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी। अरे जिस कांग्रेस ने वाजपेयी जी का दफा कराया, उन्नत को भेजा, वो और जो क्या कहते हैं आपका जो उदारीकरण वाजपेयी जी से सलाह लेके किया, उस कांग्रेस पे वाजपेयी जी को विश्वास नहीं था। लेकिन इस कांग्रेस पे, जिस कांग्रेस पे आप पप्पू कहते हैं, आगे बैठने नहीं देते, 5वें लाइन में रखते हैं, उस कांग्रेस पे आपको विश्वास है कि आपका समर्थन कर देगी? जब संविधान के संशोधन के लिए आपके पास संख्या बल है ही नहीं, तो आप बिल क्यों लेके आए? तो ये एक बहाना था महिलाओं का, तो अब विधेयक नहीं, विधि बन चुका है और 33% इन्होंने मांगा, ठीक है रवि जी। 33 पास हुआ। हम कहते हैं कल ले आइए 50%, 50% लाइए, हम पलक पौड़े बिछा के आपका समर्थन करते हैं। ठीक है।